जय हिंद दोस्तों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल तक जो क्वेश्चन हमने बात कर लिए थे, आज उसके आगे बात करेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने क्या बात किया था, इंट्रोडक्शन की बात कर लिया था और साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी के आगे सॉल्व करेंगे और जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है 96 और 404। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है 96 और 404 का HCF फाइंड आउट करना है हमको और LCM भी इसका फाइंड आउट करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि आप अच्छे से परिचित हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये जो 96 है इसी का हम फैक्टर कर देते हैं। तो देखिए, 96 का फैक्टर अगर हम करें तो चलिए हम इधर 96 का पहले फैक्टर कर लें। यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। कितनी बार में डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में डिवाइड होगा। 4 टाइम्स में 4 2 8, 1 कैरी होगा, 16 हो जाएगा 8 बार में। अब इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में बच्चा क्या आएगा? यहां पे देखिए 2 गुणित 2, ये हो गया, मतलब 5 बार 2 है तो 5 बार को गुणा में लिख दीजिए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये क्या हो गया? 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 2 कितनी बार है? आप कहेंगे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, 5 और गुणित 3। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब इसी प्रकार से आप किसका निकाल लेंगे? 404 का निकाल लेंगे। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए हम 404 का भी निकालते हैं। देखिए साइड में 404 का निकालिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 202 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 101 आ जाएगा। अब बच्चा जो ये 101 है ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा किससे? 101 से। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 404 का जो फैक्टर आपने किया उसमें क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 101। इसका क्या मतलब है कि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 101। अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल में या एक नंबर में आपसे केवल इतना कह देगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे ऑप्शनल में पूछ लेगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा और आपको ऐसे पहला ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन ये, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ऐसा फैक्टर करके देख लेना है कौन सा होगा, उस पर टिक कर देना है। ओके, तो अब इसका मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड से मुझे पहले इनका देखो, जब भी बोले कि 96 और 404 या कोई और नंबर दे दे और उसका बोले कि HCF और LCM निकालिए, तो सबसे पहले आप उसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने के बाद ऐसे बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिएगा? अब जैसे 96 और 404 का है ना, तो यहाँ पे लिखिए 96 और 404 का मैं HCF की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? HCF। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। HCF का क्या मतलब होता है? HCF का मतलब होता है इन दोनों में जो चीजें कॉमन हो। HCF का क्या मतलब होगा? दोनों में जो कॉमन हो। तो देखिए यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे आप तो 2 यहां भी है बच्चा, 2 यहां पर है, लेकिन 3 यहां पर है, लेकिन 3 यहां पर नहीं है। 101 यहां पर है, लेकिन 101 यहां नहीं है। मतलब इन दोनों में ऐसा नंबर 2 ही है जो दोनों में है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। अब बात आती है कि 2 कितनी बार है। तो यहां पर देखिए 2 कितनी बार है? 5 बार। और 2 कितनी बार है? यहां पे 2 बार। इसका मतलब अगर आप इसको और अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां पर 2 2 बार है, यहां पे 2 5 बार है। मैंने क्या बोला है? दोनों में जो कॉमन हो। तो देखिए 2 2
दो बार यहां भी है यहां भी है, तो यही दोनों दो तो यहां भी कॉमन है ना, यही दोनों तो है, ठीक है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 यहां भी है और ये 4 यहां भी है, तो यहां से मैं इसका जो एलसीएम आएगा वो यही दोनों आ जाएगा 2 × 2 एचसीएफ, तो 2 × 2, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब बच्चा 96 और 404 का मैं अगर एचसीएफ की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब ये मत आप बोलने लगिएगा सर कि जैसी शकल इस 2 की है वैसी शकल तो इस 2 की है, आपने इस 2 को क्यों नहीं लिखा, समझ में आया। तो या ये शकल जरूर है लेकिन अब एक ही बार तो लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, शकल पे मत जाइएगा। अगला बात करेंगे, ये एचसीएफ की बात होगी, अब मैं बात करता हूं एलसीएम की। तो देखिए यहां पर फिर वैसे ही लिखेंगे 96 और 404 का एलसीएम कितना होगा। अब एलसीएम का मतलब ये होता है, पहली बात तो जो कॉमन रहता है उसको लिख लेते हैं और साथ में जो बचा है उसको भी लिख लेंगे। तो कॉमन देखिए, इसमें पहली बात कॉमन क्या है, कॉमन तो देखिए 2, ये 2 बार 2 तो मैंने कॉमन से लिख दिया है, ये कॉमन से लिख दिया है। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये सर इनकी भी शक्ल सेम है, तो भाई इनको भी यहां पे लिख दो, मतलब जो कॉमन है उसको लिखो और बाद में जो भी बच जाए चाहे पहले टर्म में और चाहे दूसरे टर्म में सबको लिख दो। तो पहले टर्म में ये देखिए 2 ये भी बच जा रहा है, 3 2 मतलब ये भी बच जा रहा है और साथ में 3 भी बच जा रहा है। देखिए यहां पे 5 2 हो गए, 3 2 5 और ये 3 भी बच गया। ओके, अब साथ में इसमें अगर मैं आऊं इसमें 101 आ रहा है, मतलब ये दोनों तो लिख सकता हूं बट 101 नहीं लिखा तो इसको भी लिख दो 101। और आप अभी जानते हैं, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 की पावर 5 है कि नहीं और मल्टीप्लाई 3 है, मतलब ये टर्म तो पूरा 96 वाला है। तो इनका अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब ये यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई आपने कर लिया है 96, अब 96 का मल्टीप्लाई आप 101 में कर लीजिए। 6 1 जा 6 6 0 6 1 जा 6 9 1 जा 9 9 0 और 9 1 जा 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आएगा 96। तो इसका मतलब 9696 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब 96 और 404 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9696 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है, दिया गया है 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है और एलसीएम ये दिया गया है। पहले इसको जो लिखा है, इसका जो लिखा है उसको समझ लीजिए। जब कभी भी आपको इस प्रकार से दे दे तो ये लिखा, इसका मतलब ये है कि 303 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है। इसका मतलब यही है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और क्या दिया गया है तो एलसीएम ये ऐसे करके, इसका मतलब ये होगा कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक फार्मूला है जिसको आपको दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। अब इस फार्मूले को पहले भी जानते होंगे। ये फार्मूला है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, लासा को एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूले को दिमाग में रखिएगा। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर पहली बात देखिए, संख्याएं नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या, तो ये जो 306 और 657 है यही संख्याएं हैं। तो यहां से सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए कि पहली संख्या बराबर कितना दिया गया है 306 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है, दूसरी संख्या दिया गया है आपके सामने 657। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में ऐसे लिखेंगे बाकायदे कि पहली संख्या बराबर 306 है, दूसरी संख्या बराबर 657 है। अब उसके बाद दूसरी और क्या दिया गया है, इसका लासा हमको दे दिया गया है, सॉरी मासा दिया गया है, मासा बोले तो एचसीएफ दे दिया गया है। एचसीएफ कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया है और एलसीएम क्या करना है हमको, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। देन उसके बाद ये फार्मूला का यूज करेंगे और इसी फार्मूले में सारी वैल्यू को हम रख देंगे। तो चलिए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो पहली संख्या का मतलब ये 306 हो गया, यहां लिखे भी है 306, तो 306 गुणित दूसरी संख्या कितनी है 657, तो 657 बराबर
लासा कितना है यहाँ पे देखिए, लासा हमको नहीं पता है, तो लासा की जगह पे हम यही लिख लें मल्टीप्लाई, यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ का मान कितना है 9 दिया गया है। हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को अकेला कर दीजिए, 9 को इस तरफ ला लीजिए, तो 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर एलसीएम, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका अपॉन में 9। कितना आ जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अब ये 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ठीक है। इसको और आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 4 जा 30, तो ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल एलसीएम। अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,338, 22,338, इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,338, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संख्या पद्धति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो और इस टाइप की क्वेश्चन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये तो हर हाल जितनी बार आप एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे, इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। या तो कोई एक नंबर दे देगा कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, कोई भी एक संख्या दे दे, सॉल्व वैसे ही करना है। या दूसरे तरीके का भी पूछता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो दूसरा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, मतलब उसका यह है कि विरोधाभास जिसको कहता है, विरोधाभास का मतलब कि उल्टा मान लेंगे। तो ये रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप मान लेंगे कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसी को मान लेते हैं। तो यहां पे लिखिए माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या हो जाती है तो हमको अच्छे से पता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या जो भी संख्या परिमेय संख्या होगी उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो रूट 3 है बच्चा, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या तो है, तो रूट 3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर लिख दीजिएगा जहां p, q एक सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये क्या है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। बच्चा सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, पहले आप समझिएगा, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां पर एक संख्या नहीं होगी, एक से ज्यादा संख्याओं की बात होगी। मतलब ऐसा एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, उसको मैं करा दूंगा। तो यहां पर ऐसा पूछा जाएगा आपसे, जैसे ये दिया गया 2,3, ये दोनों एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को मतलब वो होता है बच्चा कि इनका HCF कितना आना चाहिए, 1। मतलब दोनों का जो कॉमन चीज होगा वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं। या दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोलूं कि ऐसे दो नंबर जो केवल 1 से ही डिवाइड हो, 1 के अलावा जैसे देखिए, और एक और एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे 4 और 3 को ले लूं, इन दोनों का इसका भी HCF 1 आएगा, इसका भी HCF 1 आएगा। कैसे जरा देखिए, अगर मैं 4 और 3 की बात करूं तो देखिए 4 1 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 1 से विभाजित है। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल है। 1 से 3 भी विभाजित हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल भी सर हो रहा है। लेकिन आप दुनिया का और कोई भी नंबर ऐसा नहीं बता सकते हैं जिस नंबर से 4 और 3 दोनों विभाजित हो जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों विभाजित हो जाए। हाँ ये बात और है कि 4 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, लेकिन केवल 4 होता है ना। 4 किससे विभाजित हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। लेकिन 3 किससे हो रहा है, ये 3 1 और 3 से हो रहा है। बट दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों केवल और केवल 1 से डिवाइड हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, ध्यान रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, उन्हीं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर 4 और 3 कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था
चलिए मैं उसको बता दूंगा, है नहीं मेरे पास, कि बहुत 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें यह बोला था कि आपको सहअभाज्य संख्याएं चुननी थी। तो बहुत ही सिंपल था, बस दोनों में बहुत सारी संख्या दी रहेंगी, उसमें आप देख लीजिएगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका HCF 1 आता है, वही हो जाएगी आपकी सहअभाज्य संख्या। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। इसको तो समझ गए होंगे आप। चलिए तो यहां पर लिख सकता हूं जहां P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर अब देखिए सहअभाज्य संख्या है तो यहां पर ध्यान से देखिए, इनका हम इस रूट को गायब करेंगे, इस क्या रूट को क्या कर देंगे, गायब करेंगे। तो रूट को गायब करने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग करने के लिए दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड तो करेंगे नहीं। भाई साहब इनका वर्ग कर दोगे, अगर इनका वर्ग नहीं करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा तो हमको किसी को करना नहीं है। तो चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P का भी स्क्वायर हो जाएगा, और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 3 का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी नंबर का अगर रूट लगा है और उसका स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब यह है कि रूट 3 गुणित रूट 3, और आप जानते हैं रूट 3 और रूट 3 का गुणा करने पर कितना आता है, 3 आता है, तो 3P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, 3 को यहां पे कर दीजिए, Q स्क्वायर को यहां पर कर दीजिए, तिर्यक गुणा मतलब शिफ्ट कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, या चलिए नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करिए, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर। अब 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 3। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक थ्योरम है आपके बुक में, उस थ्योरम में यही चीज है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे यहां पर देखिए P स्क्वायर है और बटे 3 है, इसका ये मतलब है बच्चा कि ये जो P स्क्वायर है, P की वैल्यू क्या है पता नहीं हमको, बट इतना पता है कि जो भी P स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। इसका क्या मतलब होगा कि जो भी P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड है, विभाजित है, 3 से। अगर P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी, अगर स्क्वायर को मैं हटा दूं तो P भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे इधर देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, तो अगर मैं स्क्वायर को हटा दूंगा तो 5 भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। सेम वही कहानी है कि अगर P स्क्वायर Q मतलब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। तो यहां पर यही चीज दिमाग में रखना है कि यहां पर लिखेंगे हम, यहां इस चीज को लिखना है, यहां P स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसमें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां P स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः P स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। अब देखिए यहां से P स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः P भी 3 से विभाजित होगा। ये थ्योरम है आपके बुक में, देख लीजिएगा उसमें। अब यहां पर देखिए, अगर ये विभाजित है तो क्या होगा, इसका मतलब हम एक चीज ऐसे लिख सकते हैं कि जो P की वैल्यू, P इक्वल हम लिख सकते हैं, यहां पे 3 से विभाजित किए तो 3m, या कैसे देखिए जरा समझिए। जैसे मैं 5 से विभाजित कर रहा हूं, किसको, मैं 5 से विभाजित कर रहा हूं 10 को, 5 से विभाजित किसको कर रहा हूं, 10 को कर रहा हूं, तो 2 बार जा रहा है तो 5 दूनी 10 आ गया है। तो ये 5, ये 10 आने के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा जरूरी है कि नहीं। उसी प्रकार से जब मैं अगर 3 से विभाजित कर रहा हूं तो किसी भी बार जाएगा, 3 से विभाजित करने पर कितनी बार जा रहा है, सपोज दैट m बार जा रहा है, तो इन्हीं दोनों का गुणा होकर ही तो p के बराबर आ जाएगा ना। तो p का मतलब है कि p यहां पर 10 है, p यहां पर कितना है, 10 है, और 5 कितना है, 5 को मानो 3 से विभाजित कर रहे हैं, और 2 को मानो कितना, 2 को मानो m, तो 10 तब आएगा ना जब इनका गुणा होगा आपस में। तो यही 5 का गुणा 2 में मतलब 3m आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू को हम 3m लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू को उठा करके बच्चा, ये जो इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन में रख लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको स्थिति नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसको स्थिति नंबर फर्स्ट मानिए आप। तो जब p की वैल्यू उठा करके इसमें आप रख दीजिए, तो यहां से मैं लिखूंगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। तो जो p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पर ये है, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल p की वैल्यू कितनी है 3m क्या स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, यही ना होगा इसमें रखेंगे तो। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9m का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब यहां पर देखिए अब यहां पर आप क्यू स्क्वायर लिखे थे, यहां पे आप m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको इस तरफ आप जब ट्रांसफर करेंगे यहां पे p स्क्वायर, ठीक है, देखिए अब आप यहां से क्यू स्क्वायर को ले जाइए या एम स्क्वायर की यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे एम स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां पर देखिए एम स्क्वायर इक्वल ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो जो एम स्क्वायर आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। अब वही चीज जो अप्लाई यहां पर आपने किया था वही अप्लाई यहां पर करिए कि अगर ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित होगा तो क्यू भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा कि पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित होगा तो पी भी 3 से विभाजित होगा, सेम यही स्टेटमेंट यहां लिख लीजिए। बस यहां पर पी था, यहां पर क्यू कर देना है। तो इसको लिख लीजिए, यहां क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः Q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहां पर एक कंक्लूजन निकालिए। इसको स्थिति नंबर फर्स्ट माने थे, इसको स्थिति नंबर सेकंड मान लीजिए, कंडीशन नंबर सेकंड। देखिए यहां पर ध्यान से, अभी मैंने बोला है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है ऐसी दोनों संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, दोनों 1 से डिवाइड हो। मतलब जैसे मैंने समझाया था, मतलब मासा 1 होना चाहिए। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस कंडीशन से और इस कंडीशन से ये जो है 1 के अलावा भी 3 से भी विभाजित हो रही है। मतलब ये P भी 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। जबकि हम जानते हैं कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होनी चाहिए। मतलब ये है P और Q 1 के अलावा भी किसी से विभाजित है। अगर वह 1 के अलावा भी किसी से विभाजित है, इसका मतलब P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, और यह परिमेय संख्या √3 के बराबर है। इसका मतलब जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तब ये दूसरी कैसी संख्या होगी, तब हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये जो मैंने बात को बोला है इसी चीज को मुझे लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे स्थिति जो पहली है और दूसरी यहीं से लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर यह सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर बच्चा ये P अपॉन Q परिमेय संख्या नहीं है, इसके बराबर वाली भी परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तब कैसी संख्या होगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम जैसा पिछला आपने क्वेश्चन किया है, वहां पर बच्चा क्या दिया गया था कि केवल √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, अब यहां पर दे दिया है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको लग रहा होगा कि यार ये
√3 तो है ही, इसके साथ में 2 ऐड कर दिया गया है तो इसका कैलकुलेशन लंबा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इसका कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन का आधा होगा। देखिए कैसे, पहली चीज जो यहाँ पे दिया है उसको मान लिया करिए आप। तो यहाँ पे दिया है ना कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने बताया था आपको कि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं यहाँ पर, विरोधाभास। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए मान लेते हैं यहां से, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर बच्चा ये परिमेय संख्या होगी, हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो हमने इसको p/q के फॉर्म में राइट कर दिया। और आप अच्छे से पता है कि ये जो p और q होने चाहिए, ये p और q कैसी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या है। जहां यहां पर लिखिए, जहां p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ओके, अच्छे से पता है आपको कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहां पे देखिए, ये दिया है 2 + √3 इक्वल ये। अब यहां पर आप दिमाग में रखिएगा एक चीज कि जो रूट वाली नंबर है उसको इस साइड रखिए, मतलब उसको अकेला कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, जो रूट में संख्या रहे, रूट में 3 रहे, रूट में 7 रहे, रूट में 5 रहे, कुछ भी रहे, जो भी रूट में संख्याएं रहेंगी उसको हम अकेला कर देंगे। उसके साथ जो भी नंबर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, मतलब इस रूट वाली संख्या के साथ कोई भी ऐसा नंबर किसी भी फॉर्म में दिया हो, प्लस के फॉर्म में, माइनस में, निगेटिव, पॉजिटिव, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में कुछ हो, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए प्लस में 2 है, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर प्लस में बच्चा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सेम यही काम करेंगे तो √3 = क्या हो जाएगा, p/q, और ये देखिए प्लस में है उस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसके साथ हमको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, √3 दे दिया गया है इक्वल, ये देखिए यहां पर इसके नीचे एलसीएम 1 करके हम q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो q आएगा। q से q को डिवाइड करेंगे बच्चा तो 1 टाइम्स आएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर p में करेंगे तो ये p हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दीजिए। 1 से q को डिवाइड आप करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि 1 से हम अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उतनी बार जाता है। जैसे 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। वैसे ही अगर 1 को q में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, q टाइम्स, तो ये q आ गया और 2 तो यहाँ 2q हो जाएगा। ओके, इसको बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे समझिएगा, ये हम जानते हैं कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यही बात थोड़ा समझने वाली है। अगर यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में बच्चा आता है, तो ये चीज को हम प्रूव नहीं करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर ऐसे आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अगर बच्चा √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके जो इक्वल में है वो भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों, या इससे डिनोट होता है कि ये दोनों बराबर है। तो बराबर है तो अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि p और q की वैल्यू तुमको पता नहीं है, सहभाज्य संख्या है। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर चूंकि √3 के इक्वल है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। इसलिए p - 2q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, यहां तक। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब p और q सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। ओके, तो यहां पर लिखेंगे, तो या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः
हमारी जो कल्पना है, हमने जो एज्यूम किया था, माना था कि ये जो है परिमेय संख्या ये गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। और हमारी कल्पना क्या थी बच्चा? हमने यहां कल्पना किया था कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तब ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत है, और या इसलिए न लिख के आप क्योंकि लिख दीजिए, क्योंकि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहां पे थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा आप, जैसे यही क्वेश्चन अगर ज्यादा नंबर का पूछा जाता, 4 नंबर में आ जाता, तब इसके अलावा भी आपको कुछ करना पड़ता। क्या करना पड़ता? तो इसके लिए सबसे पहले आप √3 को अपरिमेय प्रूव करते। जैसे √3 को भी आपने किया है ना। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो इतना करना है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाएगा तो आपको पहले ये प्रूव करना है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। देन उसके बाद ये करना है। जब दोनों करना होगा तो वहां पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज लिखते हैं उसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, बट आप ऐसा ही करिएगा कि मतलब ज़्यादा चांस यही है कि आपको अगर ऐसे आएगा 2 नंबर में आएगा तो आपको केवल इतना सॉल्व करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बच्चा किसी भी ढंग का क्वेश्चन दे देता है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। जैसे इसके अलावा अगर जैसे ये दे दे आपके, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ √5, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 5 √5। तो इसको भी कुछ नहीं करना है बच्चा, इसको भी P/Q के फॉर्म में राइट कर लेंगे। अब देखिए ये √5 है, मैंने अभी बताया जो रूट वाली संख्या है उसको एक साइड करते हैं, बाकी नंबर को अलग कर देते हैं। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो P/5Q हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। बाकी चीज यही चीज लिखेंगे कि माना 5 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये वाला टर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा, इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब हमको पता है बच्चा कि √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इसलिए इसके बराबर का जो नंबर है ये भी अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए संख्या परिमेय नहीं होगी, तब ये पूरा का पूरा नंबर कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। ये पूरा स्टेटमेंट आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड का, तो ध्यान रखिएगा। इस टाइप यूपी बोर्ड क्या, जितने भी CBSE बोर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का समूह है? जबकि सहअभाज्य संख्याएं आपके चैप्टर में नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं है, बट एक चीज है आप में, जो अभी आपने एक क्वेश्चन किया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पे सहअभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट आया है, वहां से ये क्वेश्चन बना करके दिया गया है। ठीक है, ऑप्शनल में है, लेकिन अगर आप इसका रूल नहीं जानते हैं तो आप इसको गलत कर देंगे। और आप जानते हैं एक नंबर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है इसमें। देखिए यहां पे दिया है कि निम्न में कौन सहअभाज्य संख्याओं का समूह है, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सहअभाज्य संख्या होगी, अदरवाइज 3 नहीं होगी। तो हमको अच्छे से पता है कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उन दोनों का अगर फैक्टर किया जाए, क्या अगर उन दोनों को फैक्टर किया जाए तो दोनों का जो HCF होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम बारी बारी से सभी का HCF निकालते हैं। तो अगर 14 का फैक्टर हम करेंगे तो इतना इसका आएगा 2 × 7 आएगा। 35 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 5 × 7। अब देखिए बच्चा, यहां भी 7 आ रहा है, यहां भी 7 आ रहा है, एक के अलावा एक नंबर और मिल गया कि नहीं? मैंने बोला कि ऐसा नंबर जिसमें केवल एक के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। तो लेकिन यहां पर देखिए, एक तो सभी में होता है, एक तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन एक के अलावा 7 भी है, इसलिए यह तो सहअभाज्य का ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर 18 की हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। अगर इस दोनों को ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 × 3 है, और यहाँ पर 5 और 5 है, मतलब 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, 3 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। तो
तो जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता तो हम इसका HCF क्या मानते हैं कि इसका HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि सभी के मल्टीपल में एक तो होता ही है, इसलिए ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। 31 और 93 दिया गया है, तो देखिए अगर ऐसे ही देखेंगे ना, 31 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे, जैसे मैं 31 कर दूं, 31 का फैक्टर को मैं लिख दूं 1 मल्टीप्लाई 31, और 93 को मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 31, क्योंकि 31 यहाँ 93 होता है। तो देखिए यहां पर एक तो है, एक के अलावा 31 भी है, इसलिए ये नहीं होगा। और 32 64 तो ऐसे ही लग रहा है कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो इनके ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा है? ये क्वेश्चन। तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा अलग है, आसान है, टफ नहीं है, बट अलग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपके ये जो एक्सरसाइज है, जो संख्या पद्धति है, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए तो आपको इस जो लेक्चर है इसको लाइक तो करना ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करने होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ से आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी देखना है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 241/4000 दिया गया है, बराबर करके ये नंबर दिए गए हैं, तो m और n के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें m और n का मान ज्ञात करना है, और साथ में पहले m और n का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद बिना भाग के प्रसार भी कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं, एक रूल आपने पढ़ा है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n का रूप का। इस फॉर्म को आप पढ़े हैं ना कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n का फॉर्म का है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, कोई भी नंबर दिया रहता है तो सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर का फैक्टर करने के बाद उसको 2 के पावर m और 5 के पावर n का फॉर्म का करते हैं। जैसे बच्चा अगर हम 4000 का फैक्टर करें, किसका फैक्टर करें? 4000 का फैक्टर करें, तो 4000 का फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2000 आ जाएगा। फिर इसका फैक्टर करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। फिर 2 से इसका फैक्टर करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। फिर करेंगे तो 250, फिर करेंगे तो 2 से 125। नेक्स्ट 5 से अब डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? 25 टाइम्स में। अब ये किससे डिवाइड होगा? फिर 5 से होगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स से 1। ओके, अब यहां पे देखिए ये जो 4000 बच्चा हुआ है, इस 4000 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार है? 5 बार, तो इसके पावर 5 कर दीजिए। फिर मल्टीप्लाई का साइन, 3 कितनी बार? 5 कितनी बार है? 1 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार, तो 5 की पावर 3 कर दीजिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर के नंबर को फैक्टर करने के बाद उसका फॉर्म 2 की पावर 5 ना बोल के, ये पावर तो कुछ भी हो सकती है, पावर 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, पावर तो कुछ भी हो, लेकिन ये 2 और 5 रहना चाहिए। अगर जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया है इसका फैक्टर करने पर केवल 2 और 5 होनी चाहिए। क्या? केवल 2 और 5। ध्यान से सुनिएगा, या तो केवल 2 और 5 हो उसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में, या तो सिर्फ 2। 3 चीज याद रखिएगा, या तो 2 और 5 दोनों हो तो भी वो शांत दशमलव, एक नाम आपने सुना है, आप जानते हैं इसको, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो शांत की मैं बात कर रहा हूं कि अगर 2 की पावर m का फॉर्म का है तो वो शांत होगा, अगर उसमें 5 की पावर n का फॉर्म का है तो भी शांत होगा, और अगर 2 और 5 दोनों है तो भी शांत होगा। इसके अलावा मैंने 3 कंडीशन आपको बताई कि अगर 2 की पावर m होगा तो भी शांत होगा, 5 की पावर n होगा तो भी शांत होगा, या इन दोनों का मिला जुला रूप कुछ इस प्रकार से दे दे तो भी ये शांत होगा। इनके अलावा कोई और कंडीशन बनती है, सपोज दैट आपको ये 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n ये तो दिया है, साथ में इसके साथ कोई और नंबर जुड़ गया है, तब यह शांत नहीं होगा। समझ में आया? जब यह शांत नहीं होगा तो उस कंडीशन में बच्चा, उस कंडीशन में आप ये जो लिखा है ना बिना भाग किए प्रसार कीजिए, उस कंडीशन में आप प्रसार नहीं कर पाएंगे। कब? जब यह शांत नहीं होगा। तो शांत होने के लिए 3 चीज जरूरी है, या तो डिनोमिनेटर का फैक्टर करने के बाद वो 2 के पावर 2 के m का फॉर्म करा हो, या 5n के फॉर्म का हो, या इन दोनों के फॉर्म का हो। ठीक है, उसके अलावा इनमें कुछ जुड़ जाएगा, जैसे ऐसे भी आ जाता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 3, ये 3 नहीं होना चाहिए,
केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। अगर ये है तो शांत होगा, और अगर शांत है तो उसका बिना भाग किए हम प्रसार कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको मैं हटा देता हूं, इसकी तो जरूरत मुझे अभी पड़ेगी। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, ये दिया गया है 241/4000, दिया गया है 241/4000 इक्वल है 241 ये दिया है। तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए। तो लिखिए, समझिए, मैं इसको समझाता हूं। 241/4000 दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसको दिमाग में रखिएगा। 241/2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n का फॉर्म। देखिए यहां पे 241 है, 241 यहां भी है, 4000 यहां पर है, इसी 4000 को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब m और n का वैल्यू पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 4000 का पहले फैक्टर कर दूंगा। तो आप बच्चा 4000 का जब फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, 2 के पावर 5 और 5 पावर 3, इसी फॉर्म का आएगा ना। तो 4000 को मैं वो भी तो लिख सकता हूं, ये नंबर लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दीजिए। तो ये 241/4000 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 के फॉर्म का। लिख दिया। इक्वल है, इक्वल का साइन लगा दीजिए आप। यहां पे 241 दिया है, 241 कर दीजिए आप। यहां पर देखिए 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n का फॉर्म का है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आंसर आपके सामने। यहां देखिए 241 बिल्कुल सही है। यहां पर 5 देखिए, यहां पे 2, यहां पे 2 बिल्कुल सही है। यहां पर m है और m की जगह पे यहां क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहां पर 5 है, यहां भी 5 है, ये भी सही है, बट यहां n की जगह पे 3 दिख रहा है। तो घातांक का नियम होता है कि घातों की अगर यहां बच्चा तुलना कर देंगे, क्योंकि देखिए इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, सब चीजें सही है, बस इन्हीं का पावर सही नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। तो घातों की अगर आप तुलना कर देंगे तो देखिए इसकी घात कितनी है, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3। केवल इसकी कंपैरिजन हम करें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए n की जगह पे कितना है, सॉरी पहले m है, ठीक है, ये m है और ये m। तो m की जगह पे कितना है, m की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे 5, और n की वैल्यू बच्चा कितना निकालेंगे आप, n की जगह पे कितना है 3। तो देखिए m और n का वैल्यू आपको पता चल गई। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, m और n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका एक आंसर यहां तक कंप्लीट हो गया। दूसरा आंसर यहां से आपको करना है कि बिना भाग किए इसका प्रसार भी करना है। ठीक है, तो आप इसके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आप फैक्टर कर ही ले जाएंगे, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, फिर मैं इसका प्रसार कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए, इसका हमको प्रसार करना है। तो देखिए कैसे प्रसार करेंगे, ध्यान से। प्रसार करने के लिए अब देखिए यही नंबर, इसका ही प्रसार करना है, क्योंकि जो यही लिखा, ये जो लिखा है वही तो ये भी लिखा है ना, तो इससे अब कोई मतलब नहीं। इसका एक यही नंबर उठा लीजिए आप, 241 बटे कितना है 4000। इसका हमको प्रसार करना है बट बिना भाग दिए हुए। तो देखिए बिना भाग दिए हुए प्रसार कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 241 बटे इसका फैक्टर करेंगे, तो अभी आपने इसका फैक्टर किया है 2 की पावर 5 और 5 पावर 3 का फॉर्म हो गया। अब यहां पर एक चीज समझना है, यहां पे देखिए 2 5 बार है, 5 3 बार है, 2 किसकी पावर ज्यादा, यहां पर ये देखा करिए किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। तो आप देखेंगे 2 की पावर ज्यादा है, 3 की और 5 की पावर कम है। तो जिसकी पावर कम है ना उसको बराबर कर देते हैं। नहीं भाई गुस्सा हो जाएगा कि यार तुम्हारे 5 है मेरे 3 है, तो बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए बच्चा क्या करेंगे, यहां पे 2 5 कम है ना, कितने, देखिए यहां पर 3 बार 5 है, तो कितने बार 5 की कमी है, 2 बार 5 की कमी है। तो मतलब इसका मतलब होगा 5 के पावर हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई में रहता है घात जुड़ जाती है, 3 2 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 3 बार है ना, इसका मतलब क्या होगा कि 5 गुणित 5 गुणित 5। अब इस 5 2 बार का क्या मतलब होगा, 5 गुणित 5। इसका मतलब देखिए 5 5 बार हो गया कि नहीं, अब 2 भी 5 बार हो गया, अब ये बराबर हो गया। बट यहां पे मैथ का रूल तो ये भी है कि अगर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको अंश में भी न्यूमरेटर में भी करना होगा। इसलिए जितने का आप मल्टीप्लाई नीचे हर में करेंगे उतने का मल्टीप्लाई आपको अंश में भी करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 2 से यहां भी किया तो 5 की पावर 2 से यहां भी कर देंगे। क्लियर। अगले स्टेप में देखिए ये 241 रहेगा, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब ये 5 की पावर 5 बन जाएगा। यही बनाने के लिए तो हमने पूरी कहानी रची थी, ठीक है। अब इसको 241 और 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए 241 और 25 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 जा 5 4 जा 20, 2 कैरी होगा, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया। मल्टीप्लाई देख लीजिएगा आप लोग, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 5 हो गया, 2 हो गया, 8 और 2 10 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया। कितना हो गया 6 0 2 5। एक बार चेक कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया बच्चा, इसको सॉल्व किया हमने तो आ गया है 6025। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, अब ये देखिए अगर क्या हम इसको, इन दोनों का पावर समान है, क्या है पावर समान है, तो आप घातांक का रूल ये भी है, अगर पावर समान है तो ये ना कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित, इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 5। ये दोनों का पावर समान है तो इसको एक ही छत के नीचे कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों की छत 5 ही थी तो दोनों को एक ही इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करें, तो अब इससे छेड़खानी तो करना नहीं है, तो ये 6025 हमारा आ गया है। बट यहाँ पे देखिए 2 गुणित 5 है, तो 2 गुणित 5 का मतलब 10 हो गया और 10 की पावर 5 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 6025 हो गया। और इसका आप अच्छे से जानते हैं कि अब 5 बार तो 1 लगा के 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका मतलब ये होगा ना जो कि 10 गुणित 10, 10 का मल्टीप्लाई 5 बार ये होगा। तो यहां पे देखिए 1 0 2 3 4 5 जीरो होना चाहिए, तो 5 जीरो आ गया। अब यहां से हम डिवाइड तो कर नहीं रहे, अब देखिए सिंपल क्या है। अब यहां पे आप समझिएगा, अभी अगर कोई भी नंबर लिखा रहे, जैसे मैं लिख दूं कि आप ये बताइए, मैंने लिख दिया है 30 और आप बताइए 30 में दशमलव कहां पे लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर आप सनकी उनकी हैं का, इसमें कहां दशमलव लगा है, 30 तो पूरा पूरा का नंबर लगा, इसमें दशमलव कहां है, बट दशमलव लगा है, मैं सनकी नहीं हूं यार। अब देखिए इसमें दशमलव, जब किसी भी नंबर में दशमलव ना लगे ना तो हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो कहां पे लगाएंगे, कभी इधर नहीं लगाएंगे, लास्ट में हमेशा लगाएंगे, तो यहां पर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, ये 30 का 30 ही है। तो वैसे ही अभी इसमें कोई दशमलव लग गया दशमलव, वैसे ही इस नंबर में अगर मैं दशमलव की बात करूं कि बच्चा दशमलव कहां है, तो आप कहेंगे सर दशमलव यहां पर है, तो यहां पर दशमलव हो गया। और आप अच्छे से जानते हैं जब 1 0 कटता है तो ये दशमलव इस तरफ 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो जब 1 0 शिफ्ट कटेगा तो ये दशमलव बच्चा यहां पर आ जाएगा, फिर ये 0 है, इस 0 से कैंसिल होगा तो ये दशमलव यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये 1 दशमलव कटेगा तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा। अब ये भाई साहब कहेंगे अगर मैं काटूंगा तो ये दशमलव अब कहां जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब नंबर नहीं है तो इसके पहले हम 0 लगा देते हैं, यहां पे देखिए 0 लगा देंगे, इस 0 से ये यहां पे दशमलव आ जाएगा। और 1, अब देख रहे होंगे कि 1 क्या करना है यार, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें आंसर में तो फर्क पड़ता नहीं है। तो अब ये जो नया नंबर आ गया दशमलव कहां पर आ गया, अब ये सब दशमलव को आप भूल जाइए जो बीच बीच में लगाया था मैंने, ये दशमलव भूल जाइए। अब दशमलव यहां पर आ गया, क्या 0.060025, मतलब इस नंबर ये जो 241/4000 है, इसका अगर प्रसार मैं करता हूं दशमलव के फॉर्म में और बिना डिवाइड किए हुए, तो इसका प्रसार आप इतना ही पाएंगे। आप नॉर्मल डिवाइड करके भी प्रसार देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो अगर इसको तो मैंने ऐसे समझाया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये इसको देखिए, जैसे 625 बटे ये दिया गया है, 5 0 लगा है, आप जानते हैं 5 0 है तो दशमलव यहां से 5 नंबर बाद इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 5वां नंबर नहीं है तो 0 लगाकर यहां पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो संख्या पद्धति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। यहां पर मैंने 2 चीज को कवर किया है, एक चीज जो ये प्रसार करने वाली है वो भी बता दिया है, एक चीज शांत दशमलव और अशांत दशमलव में तुलना करना है वो भी बता दिया है, कि अगर कोई भी हर का फैक्टर करने के बाद ये 2 के पावर m, ये ध्यान रखिएगा कि 2 के पावर m और मल्टीप्लाई 5 के पावर n का फॉर्म का है, अगर इसके फॉर्म का है तो शांत होगा, अदरवाइज इस फॉर्म का नहीं है तो वो अशांत में आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतनी जिम्मेदारी तो आपकी है कि अब सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कितनी चीजें आप अच्छे से गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट आप जरूर करिएगा। बिना कमेंट किए हम नहीं समझ पाएंगे। और एक चीज, आप कमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम आगे चल के क्लास भी रोक दें, क्योंकि आप क्लास देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप अपना व्यू नहीं देखेंगे तो फिर हम किसको पढ़ाएंगे।
समझ में आ रहा है ना। तो आप बताते रहिएगा क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है तो नहीं, और अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ वो भी आप अपना व्यू दीजिएगा कि सर आप ऐसा कर सकते हैं, तेज पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादा क्वेश्चन आप मिल करूँ। और ज़्यादा क्वेश्चन की दिक्कत ना लीजिए, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इनफ है आपके लिए। बस जितने भी 8-10 क्वेश्चन जितने भी इस एक्सरसाइज का मैंने बताया है इतना क्वेश्चन कर लीजिए। आप संख्या पद्धति से जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम कम से कम 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। इस 2 वीडियो में आप 5 नंबर गेन कर लेंगे। ओके, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।